सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। जहां कांग्रेस और टीएमसी के बीच की दूरी कम होने की जगह लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों ही दल के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से अब बाज ही नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से यूके में दिए गए बयानों का मुद्दा बनाकर संसद की कार्रवाई बाधित कर रही है और उन्हें हीरो बनाने की कोशिश कर रही है ताकि ज्वलंत मुद्दों से उनका ध्यान हटाया जा सके। वहीं राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई भी टारगेट नहीं कर सकता। साथ ही ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ने में नाकाम रही है और पश्चिम बंगाल में भाजपा के साथ उसकी मौन सहमति है, जो बहुत कुछ इशारा करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, जो लगातार ममता बनर्जी है वो कांग्रेस पर आरोप लगातार लगाती हुई नजर आ रही है, लेकिन 2024 में सभी विपक्षी दलों के साथ वो एक बार फिर से आना चाहती है। ऐसे में कांग्रेस से दूरी कब तक उनकी बरकरार रहेगी? आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस का जो विकास हुआ था, जो उत्पत्ति हुआ था, वो कांग्रेस पार्टी से कटके हुआ था। अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस पार्टी के पुरजोर विरोध करते हुए नजर आई है। एक बार फिर 2024 चुनाव से पहले वो राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहते हुए नजर आ रही है कि राहुल गांधी को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हीरो बना रही है, उस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते साफ हो जाएंगे। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जहां एक तरफ देखे कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर में, उसके बाद कहा जा रहा है कि तीसरे मोर्चे का जो बिगुल है वहां से शंखनाद हो चुका है। इसके ठीक बाद राहुल गांधी को लेकर ये बयान आने से साफ हो चुका है कि जो तीसरा मोर्चा है वो अब कहीं ना कहीं अस्तित्व में आने के बाद अब अपना काम भी करना शुरू कर चुका है। जहां आप देख सकते हैं 2024 चुनाव को लेकर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच कहीं ना कहीं बातें हो रही थी। अब उसमें अब तीसरे मोर्चे की एंट्री हो गई है और तीसरे मोर्चे की अगुवाई करने वाली नेता ममता बनर्जी एक बार फिर राहुल गांधी और कांग्रेस पर कहीं ना कहीं अपना हमला बोलते हुए नजर आई है। विभांशु, लेकिन 2024 का चुनाव सभी दलों के लिए बेहद ही ज्यादा अहम है, लेकिन अगर ऐसे में अगर सभी विपक्षी दलों को कांग्रेस को अगर अपने साथ लाना पड़ा तो क्या वो लाएंगे? इस पर क्या रुख है ममता बनर्जी का? बिल्कुल, आपको बताया कि 2024 चुनाव से पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अभी हाल फिलहाल के बयानों को अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की तरफ से इशारों में कहा गया था कि हम उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर सपा के सिंबल से लड़ते हुए नजर आएंगे। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी मन बना ली है कि हम 50 सीटों पर उतरेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए हैं कि हम अमेठी और रायबरेली से भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं जो तीसरा मोर्चा है उसका इशारा है कि हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही प्रत्याशी उतारते हुए नजर आएंगे। मगर आमतौर पर देखा जाता है मुस्कान की जब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो जो छोटी क्षेत्रीय दल होती है वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में दबदबा के आधार पर वो केंद्र की जो पार्टियां होती है, नेशनल पार्टी होती है या जो बड़ी गठबंधन की पार्टियां होती है, उनसे सीट के समझौते को लेकर पहले अपने इस तरह के रवैये को पेश करती है, जिससे उन्हें अपने राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके। मगर विभांशु, जिस तरीके से सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो रही हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव और कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? जी, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को होगा, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की पार्टियों पर अगर बात की जाए हाल फिलहाल के दौरों पर, तो आपने देखा कि एक मंच पर तमाम विपक्षी दल नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो आपने देखा कि अखिलेश यादव एमके स्टैलिन के बर्थडे पे गए थे, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि कुछ दिन पहले उनके केसीआर लखनऊ आए थे और लखनऊ के अंदर में मुलाकात हुई थी सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव से। उसके ठीक बाद से एक अटकलें लगाई जा रही थी, तीसरा मोर्चा बनेगा, मगर अब साफ हो चुका है तीसरे मोर्चे का जो रंग है वो कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है जमीन पर। और इससे देखिए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जुगनों को नुकसान होगा और इससे कहीं ना कहीं जो सीटों की घटोतरी है वो दोनों पार्टियों में होगी। मगर अभी चुनाव
अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बड़े नेता बनकर उभरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ हमने देखा कि जहां वो अपनी कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, उससे ठीक पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने जाते हैं और ये इस बात को कहते हुए नजर आते हैं कि आप तीसरे मोर्चे की अगुवाई करें। इसके बाद बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि मैं जो भी तीसरे मोर्चे की बैठक होगी, सभा होगी, मैं उसमें मौजूद रहूंगी। उसके बाद से ही ये अटकलों की बाजार समाप्त हो गए कि तीसरा मोर्चा बनेगा, क्योंकि इससे साफ हो गया कि देश की राजनीति में 2024 की जो राजनीति लेकिन विभांशु, अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो महागठबंधन तो हुआ, लेकिन उसका कुछ खासा असर नहीं देखा गया, क्योंकि भाजपा ने एक बार फिर से प्रचंड जीत हासिल की। तो ऐसे में इस बार अगर ये महागठबंधन होता है तो ये कितना कारगर होता है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ये जाति के आधार पर और क्षेत्रीय पार्टियों के आधार पर ये गठबंधन होगा। इसमें अगर बात करें तो तमाम जो क्षेत्रीय दल है वो अपने राज्यों में चुनाव लड़ेंगे और तीसरा मोर्चा के तहत जो भी सीटें ज्यादा ले आएगा वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी ताल ठोकेगा। अगर बात करें तो आपने देखा कि हाल फिलहाल में अगर आप देखें 2019 चुनाव को, तो 2019 चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा थी। इसमें समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं भारी नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद से ही देखा जाए तो आपने देखा कि बसपा का और समाजवादी पार्टी का भी गठबंधन हुआ। इसके बाद उसमें बसपा को काफी फायदा मिला। इससे साफ है कि अगर क्षेत्रीय दल एक होकर लड़ेंगे तो रिजल्ट में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। अगर देखें मुस्कान, तो अगर तीसरा मोर्चा होगा वो तमाम क्षेत्रीय दलों को जोड़ के होगा। अभी अगर बात करें तो तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, बंगाल, साथ ही साथ तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर तीसरा मोर्चा अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो यूपी में एक बार फिर बुलडोजर की दहाड़ से अपराधियों के कलेजे कांप गए हैं। जी हां, प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी बदमाश गुलाम के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा है। हत्याकांड के बाद ये सभी शूटर फरार चल रहे थे और उनकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। दूसरी तरफ विकास प्राधिकरण की भी लगातार कार्रवाई जारी और कार्रवाई से कहीं ना कहीं बदमाशों की कमर भी टूटती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एक बार फिर से प्रयागराज में जो प्रशासन का बुलडोजर है वो उमेशपाल हत्याकांड के शूटर्स के घर पर चला है, तो ये कार्रवाई किस पर की गई है? ये जो कार्रवाई है ये बीते 24 फरवरी को उमेशपाल को जब जिंदहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके बाद से पुलिस की टीमें लगातार इस पूरे मामले को लेकर इस मामले का खुलासा करने के लिए लगी हुई हैं। अगर पूरे घटना की बात की जाए तो पुलिस द्वारा करीब 13 लोगों को नामजद किया गया था। हालांकि इस पूरे घटना के दौरान पुलिस अभी तक जो है 2 अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराई है, लेकिन अगर पूरे कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन अगर पूरे कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस द्वारा और पीडीए की टीम द्वारा करीब 5-6 ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने आए थे, उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। जी पवन, जिस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इससे अपराधियों को क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल मयूरी, अगर पूरे घटना को देखा जाए तो अपराधियों के लिए एक साफ संदेश है कि इस तरह की अपराध को या इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपी सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी। लेकिन ये जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि आज करीब 25वां दिन है और इस पूरे घटना के दौरान अभी तक जितने भी मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, क्या फायदा है ऐसी कार्रवाई का जब मुख्य आरोपी ही अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं? तो क्या फायदा है इस बुलडोजर की कार्रवाई का? जी बिल्कुल, यही सवाल लोगों के जहन में और यही सवाल जो है वो लोग करते हैं बाजारों में, चौराहों पर, कि आखिर इतने बड़े हत्याकांड में शामिल जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर कैसे है। क्योंकि इस पूरे घटना को देखा जाए तो पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि इस पूरे घटना में जितने भी चेहरे सामने आए थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए या पुलिस के द्वारा नामजद किए गए जो आरोपी हैं उनकी बात की जाए, अभी तक वो पूरे आरोपी और पूरे अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है। निश्चित रूप से ये जो कार्रवाई है, हालांकि यह कार्रवाई अपराधियों
को जो है मिट्टी में मिलाने के लिए तो की जा रही है, लेकिन इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाले जो अपराधी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। और जिस तरीके से यह कार्रवाई की जा रही है, हालांकि इस पूरे कार्रवाई का जो संदेश देने की बात आपने कही है, तो अपराधियों को एक संदेश देने का इसमें एक प्रयास कहा जाएगा, क्योंकि इतने बड़े हत्याकांड में जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है और आज करीब 25वां दिन है। ऐसे में पुलिस कहाँ पूरी तरीके से खाली है, लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं उनका दावा है कि आरोपियों को पकड़ लेंगे। लेकिन पवन, जैसा कि आपने बताया कि 25 दिन से ज्यादा इस हत्याकांड को हो चुके हैं या 25 दिन चल रहे हैं इस हत्याकांड के, लेकिन लगातार नई फुटेज सामने आ रही है, अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, तो आखिर पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? आगे पुलिस ने एक्शन प्लान क्या कुछ तैयार किया है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके? बिल्कुल, देखिए ये इस सवाल पे जो एक सबसे बड़ी बात अभी तक सामने आई है, कितने बड़े घटनाक्रम को लेकर कोई भी अधिकारी किसी भी तरीके से मीडिया के सामने आने से कतरा रहा है। अगर पूरे घटना को देखा जाए तो आप पिछले कई घटनाओं को भी अगर गौर किया जाए तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि प्रयागराज में इनकाउंटर होता है और इस पूरे घटना का लेके जो बयान आता है वो लखनऊ से आता है, जबकि कहने को प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर भी है, जिलाधिकारी भी है, लेकिन इस पूरे घटना को लेकर कोई भी आला अधिकारी सामने आने को तैयार नहीं है और कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और जब इस मामले पर हमने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज से बात की तो उन्होंने इस साफ शब्दों में कहा था कि इस पूरे घटना को लेकर कई ऐसी चीजें हैं जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये ऑपरेशन प्रभावित होगा। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि आखिर लगभग 25 दिन आज इस पूरे घटना को हो गए और इस पूरे घटना में जितने भी शामिल आरोपी हैं, जितने भी पुलिस ने नामजद किए थे, वो आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने पूरे अभी घटना को लेकर 2 ऐसे अपराधियों को उन्होंने मुठभेड़ में मार गिराया है जो इस पूरे घटना में मुख्य रूप से नहीं सामने थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये दोनों आरोपी घटना में शामिल थे। लेकिन बिल्कुल पवन, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि नेपाल से कयूम के इस मामले को लेकर गिरफ्तारी की जा चुकी है, पूछताछ का दौर जारी है, क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है? उसकी तरफ से क्या कुछ इनपुट जो है वो दिए गए हैं अभी तक? देखिए, मैंने अभी पहले भी बताया कि इस पूरे घटना को लेके कोई भी अधिकारी किसी भी तरह के अपने बयान को सार्वजनिक नहीं कर रहा है कि इस घटना को लेके किस तरीके की एसटीएफ की टीमें कहां से किसको कर रही है, लेकिन पुलिस पकड़ भी तो नहीं पा रही है। बड़ा सवाल तो यह है, अगर पुलिस बयान सार्वजनिक नहीं कर रही है, पुलिस का कुछ एक्शन प्लान तैयार नहीं है, तो पुलिस गिरफ्तारी भी तो नहीं कर पा रही है। दो शब्दों में इस पूरे घटना को लेकर 2 शब्दों में पुलिस कमिश्नर ने अपने बात को कह के खत्म कर दिया कि इस घटना को लेकर हम तमाम ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं करेंगे कि हमारा ये ऑपरेशन प्रभावित होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने बड़े घटना को लेकर पुलिस का ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जो आज 25 दिनों से चल रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ लगी है, उत्तर प्रदेश पुलिस लगी है, एलआईयू की टीमें लगी है, खुफिया तंत्र लगा है और इस घटना में शामिल कई ऐसे आरोपी हैं जिनके चेहरे सामने देखे गए थे, वो भी अब तक पुलिस के पकड़ से दूर है। तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्रवाई पर कहीं न कहीं एक सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा है। जी मयूरी। पवन, ये कार्रवाई सिर्फ प्रयागराज पुलिस पर ही नहीं, पूरे यूपी की कानून व्यवस्था पर भी हत्याकांड के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर पुलिस के हाथ लगातार खाली है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाबा के बुलडोजर की गूंज और उनके अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से दूसरे राज्यों के लोग भी काफी प्रभावित दिख रहे हैं। जी हां, पंजाब में सिद्धू मूसेवाला बलकौर सिंह ने कहा कि उनके बेटे की हत्या इसलिए हुई है क्योंकि पंजाब सरकार सोई हुई थी। अगर योगी होते तो मूसेवाला की हत्या नहीं होती। 2024 में आप योगी को वोट देने के लिए मजबूर होंगे, वहीं पंजाब की तुलना में यूपी कहीं बेहतर होगा। हम लोग किस रास्ते चल दिए। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को एक बरसी 19 को हो चुकी है, जिस पर उनके पिता ने साफ तौर पर कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार पंजाब में होती तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं होती। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, 2024 में सिद्धू के नाम पर पड़ेंगे वोट, ऐसा बयान सिद्धू मूसेवाला के पिता की तरफ से दिया गया है। इस बयान के जरिए वो क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? स्पष्ट है कि यहाँ पर बलकौर सिंह जो सिद्धू मूसेवाला के पिता है, उन्होंने बयान दिया है कि यूपी सरकार बेहतर काम कर रही है। अगर पंजाब में यूपी सरकार होती तो मेरे बेटे सिद्धू मूसेवाला की हत्या ना हो। पहले कहीं जिस तरह सरकार लगातार काम करे, योगी सरकार की बात करे
बुलडोजर नीति की बात करें, माफियाओं के ऊपर दमनकारी नीति की बात करें, लगातार इसको लेकर सक्रिय बनी रहती है और इसको लेकर चर्चा भी बनी रहती है। हालांकि विपक्ष समय समय पर कहता रहता है कि बुलडोजर का यहाँ दुरुपयोग हो रहा है, बुलडोजर के माध्यम से सरकार केवल विशेष वर्ग को यहाँ टारगेट कर रही है, पर यहाँ पर जिस तरह से बलकौर सिंह ने ये बात कही है, तारीफ की है और योगी सरकार को बेहतर बता करेगी। 24 चुनाव के लिए यहाँ पर जो बीजेपी लगातार कवायद में लगी हुई है, उसको लेकर पंजाब में भी जमीन जुटाने की बात यहाँ कही जा रही है। जी बिल्कुल गौरव, अगर हम सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता पर एक नजर डालें तो वो पंजाब के एक बेहतरीन सिंगर्स में से एक आते हैं और ऐसे में उनके पिता का ये बयान जो सामने आया है कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर 2024 में वोट डाले, क्या लगता है पंजाब की राजनीति में कितना बड़ा उलटफेर होगा? राजनीति उलटफेर तो अभी फिलहाल तो वहां पर भगवंत मान की सरकार है और भगवान सरकार यहाँ बहुमत के साथ आई है। अगर आप बात करें उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह के बयानों से जो विपक्ष है उसमें भी यहाँ पर भूचाल है और सत्ता पक्ष है वहां भी भूचाल है। कांग्रेस के लिए और हमारी पार्टी के लिए फिलहाल एक खतरे की घंटी है, क्योंकि हम अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की तो योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि हम समय समय पर देखते रहते हैं कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां वो प्रचार करने जाते हैं। अगर हम प्रचार के परिणाम की बात करें तो बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल होती है, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है वो बेहतर हो गई है और लगातार बीजेपी के पक्ष में तमाम व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास करती नजर आ रही है। गौरव, अगर इस हत्याकांड पर एक नजर डालें तो भले ही 1 साल बीत चुका है, लेकिन इस हत्याकांड की आग जो है वो लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। 10 महीने से ज्यादा का, जी गौरव, तो 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस मामले पर? ठोस कार्रवाई की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बलकौर सिंह ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की अगर हत्या हुई है तो उसके कारण पंजाब सरकार जिम्मेदार है। अगर योगी सरकार उसकी हत्या ही ना होती और योगी सरकार की जिस तरह ये नीति है, गुजरात की बात करें चाहे माफिया सफाई की बात करें, उनका कहना यह है कि लारेंस बिश्नोई की गैंग के में हाथ सामने आया था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, एनकाउंटर हुए, पर तब भी उनको लगता है कि शायद जो कार्रवाई है वो नाकाफी है और समय समय पर इसको लेकर संतुष्टि भी जाहिर कर चुके हैं। तो कहते हैं इतने बड़े सिंगर की वहां पर हत्या हो जाती है, खुले हत्या होती है, रेकी होती है, तो जिस तरह से माफिया राज वहां पर पंजाब में कायम था उसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। फिलहाल भगवान मान सरकार को लेके भी सत्ता पर केंद्रित में अगर जो व्यक्ति बीजेपी भी लगातार बोलती रहती है और बीजेपी कहना यह है कि भगवान मान सरकार जो आप एलियर है वहां पर भी खालिस्तानी आतंकवाद बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में पंजाब के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गौरव, इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है वो इस वक्त देश से बाहर है, उसका नाम भी साफ तौर पर सामने आया और उसने खुद बोला कि उसने ये हत्याकांड को अंजाम दिया। तो उस मुख्य आरोपी को भारत लाने के लिए क्या कुछ कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रत्यर्पण का प्रयास किया जा रहा है, उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझका एक ऐसा पहला मामला नहीं है, तमाम ऐसे अपराधी है जो कि यहाँ पर कांड करके मादक करके गायब हो जाते, चले जाते, कहीं नेपाल चले जाते हैं और देखा जाता है कि नेपाल के रास्ते विदेश चले जाते हैं। उनको लगातार उनको लाने की कवायद शुरू होती है, चाहे हम आर्थिक अपराधों की बात करें या जघन्य अपराधों की बात करें। इस तरह के अपराधियों को यहाँ पर प्रत्यार्पण कराने के लिए उनको लेकर आने के लिए सरकार प्रयास करती है, पर जल्दी इतना आसान होता है ब्रिज पॉसिबल तमाम तरह के जो नियम कायदे हैं वो लागू होते हैं। वहाँ की सरकारों को सामने बनाने के बाद उनको अगर वहाँ केस चल रहा है तो क्लियर किया जाए, भारत सरकार वहाँ पर नीति के हिसाब से ये अपराधियों को यहाँ ला। बिल्कुल गौरव, लाने की कवायद की जा रही है, लेकिन इस गैंग के लोग अब सलमान खान को भी धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर किस तरीके से वहां की पुलिस काम कर रही है, जो गैंग के सदस्य लगातार सक्रिय है और वो सलमान खान को भी अब धमकी दे रहे हैं? जो वास्तव में ये बात चिंता योग्य है कि जिस तरह से मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद लगातार चर्चा में रही सलमान खान समेत तमाम बड़े स्टार हैं जो जनाब है उनको लगातार धमकी दी जा रही थी, कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है कि गैंग अभी भी सक्रिय हो। फिलहाल पंजाब पुलिस उनको पकड़ पाने में इनका या इनको किसी से निष्कासित करने में डेली अरेस्ट को लेकर आज बलकौर सिंह ने इस तरह बयान दिया। उनको भी लगता है कि शायद अगर योगी सरकार यहाँ पर होती तब तक गैंग का सफाया होता। गौरव, जिस तरीके से एक इतने बड़े सेलिब्रिटी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, बॉलीवुड के बड़े सितारे सलमान खान को धमकी दी जाती है, 1 साल से ज्यादा का समय हत्याकांड में बीत चुका है, आखिर किस तरीके से पंजाब की कानून व्यवस्था का हाल है जो लगातार एक गैंग के सदस्य लगातार सक्रिय है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? ऐसे में आम जनता की सुरक्षा का क्या? बिल्कुल मुश्किल है, यहाँ पर सुरक्षा का आम जनता सुरक्षा का चिंता करनी जरूरी है, क्योंकि अगर बात करें तो जब उसकी हत्या हुई थी तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार मुख्यमंत्री, जिसके बाद हमारी पार्टी सरकार आई है, मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है, पर जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह घटनाएं सामने आ रही है, तो उससे स्पष्ट लगता है कांग्रेस के बाद फिलहाल आम आदमी पार्टी सरकार भी है, फिलहाल अपराधों को नाकाम यानी लगाम लगाने पर नाकामी साबित हो रही है और लगातार खालिस्तानी घटनाएं पड़ रही है। जिस
जवाब आनाते हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है आम आदमी पार्टी सरकार पर भी और प्रश्न उठता है पंजाब की पुलिस व्यवस्था पर भी, किस तरह वो इसको व्यवस्था को कायम रखेंगे और फिलहाल किस तरह जो घटनाएं होती है वो चिंताजनक है। और अगर वास्तव में बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार की अगर आप उनकी हत्या को नहीं रोक पाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को रोक पाते हैं, जगह हत्याकांड को रोक पाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये भी बड़ा जी गौरव, अगर देखा जाए तो जिस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर पर सवाल खड़ा करती हैं कि यूपी में बुलडोजर चल रहा है, अवैध तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में वही बुलडोजर हिट हो रहा है। देखिए नमस्कार, मैं आपको बता चुका हूँ कि व्यवस्थित नीति की अगर बात करें तो कोरोना नीति को लेकर हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर तारीफ की गई, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं लगातार उनकी चर्चाएं होती है, समय समय पर दौरों पे जाते हैं, वहां पर प्रचार भी करते हैं, बीजेपी के लिए फायदेमंद भी साबित हो रहा है। उसके बाद वो नीतियों की बात करें, अभी हाल में जीआईएस किया था, उसको लेकर भी उनकी लगातार तारीफें चल रही है। इसकी अगर बात करें तो बुलडोजर नीति की अगर बात करें, बुलडोजर कार्रवाई की बात करें, उसको लेकर भी लगातार चर्चा बने रहते हैं और इसी कार्रवाई को लेकर लगातार वो विपक्ष के निशाने पर जो विपक्ष कहता है वो विशेष वर्ग को यहाँ निशाना बना रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर जवाबदेही क्या होनी चाहिए कि अभी उसको भी यहाँ पर लगातार कार्रवाई जारी हो। फिलहाल ये भी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत चल रही है। किसानों के एमएसपी की मांग को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया है। दरअसल किसान नेता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने पहुंचे। मीटिंग खत्म होने के बाद किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि सरकार बिना आंदोलन के एमएसपी नहीं देगी। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई रास्तों पर रूट का डायवर्जन भी किया है और वाहन चालकों को दूसरे रूटों से गुजरने की सलाह भी दी गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, दिल्ली में किसानों की महापंचायत चल रही है, ऐसे में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 50,000 से भी ज्यादा किसान जो इस महापंचायत में शामिल होंगे और किसानों के जो नेता है उनसे उनकी जो बात सुनेंगे। इसके पहले किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मिला था, बाकायदा मुलाकात हुई थी और कुछ 5 बिंदु ऐसे हैं जिन पर चर्चा हुई थी। जिसमें पहला बिंदु ये था कि एमएसपी गारंटी कानून का था। दूसरा ये था कि जब इस देश में एक देशव्यापी किसान आंदोलन देखा है, 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनके मुआवजे को लेकर बात थी। तीसरा, जो किसानों के ऊपर आपराधिक मुकदमे किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए थे उनको अभी तक हटाया नहीं गया, इसको हटाने की बात हुई थी। चौथा ये कि लखीमपुर खीरी के कांड के बाद अजय मिश्रा टेली को हटाने की बात की जा रही है। इस बात पे किसान पंचायत अभी तक काबिज है। दूसरा, विद्युत संयोजक नियम का जो है माना था। कुल 5 ऐसे बिल थे जिस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत हुई है। वही जब प्रतिनिधिमंडल से मिलकर निकला तो सीधे तौर पे उनके नेता का कहना था कि बिना आंदोलन के सरकार हमें एमएसपी गारंटी कानून नहीं देने वाली है और उनका कहना है कि एमएसपी जो है हमारा हक है और एमएसपी की वजह से ही जो हम किसान जो है जो लागत लगाते हैं उसकी लागत जो है कम से कम वसूल कर पाएंगे। विवेक, जिस तरह से किसानों की महापंचायत आज लगातार चल रही है तो क्या लगता है एक बार फिर किसान आंदोलन की सुगबुगाहट है ये? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो किसानों की महापंचायत थी जिसमें 50,000 किसानों के जुटने की दावा संयुक्त किसान मोर्चा चल रहा था, तो रामलीला मैदान अब खाली हो रहा है। जिस तरीके से देखा जाए जो दावे किए गए थे संयुक्त किसान मोर्चा की 50,000 से अधिक किसान जो है वो जुटेंगे। और वही बात की जाए तो किसानों के जो नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने अभी सभा को संबोधित भी नहीं किया गया था और किसान जो है वहाँ से धीरे धीरे टुकड़ियों में अपने गंतव्य स्थान की ओर निकलने लगे। रामलीला मैदान पर एक कार्यक्रम होना था, भीड़ इकट्ठी होनी थी, इसके दिल्ली पुलिस ने 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया था और तमाम जगहों पे रूट डायवर्जन भी किए गए थे। लेकिन जी धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत लगातार जारी और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है एक बार आगामी कुछ दिनों में जो किसान नेता है वो फिर से एक बार बड़ा आंदोलन करेंगे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।